हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो मैं पूरे वीडियो में इस टॉपिक के कवर करूँगी, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इस वीडियो का रहेगा वो होने वाला है जो प्रीवियस ईयर्स के MCQs हैं, जो क्वेश्चन ऑलरेडी इस टॉपिक से पूछे गए हैं, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। राइट इसके साथ बाकी मैं सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्ट्स हैं, मैं ऑलरेडी जब मैं जो DPSP है इसके वेरियस डायमेंशन को डिस्कस करूँगी तो वो सब इंक्लूड करूँगी। और मेरा मेन जो मैं हाईलाइट करूँगी वो कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से MCQ बन सकता है। ओके तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो DPSP का बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन पहले ही पॉइंट से बनता है कि जो DPSP है ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, कहाँ से इंस्पायर होकर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है। तो ये है आपका आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों नाम आ सकते हैं, आयरलैंड भी आ सकता है या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, तो दोनों को ही आपको याद रखना है। देन जो हमारे ये DPSP हैं तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें ये गवर्नेंस के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, इन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से इनकॉर्पोरेट किया गया था। जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 इन्फोर्स किया तब DPSP को हमने ये इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शंस को DPSP नाम दिया। ओके तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1935 के एक्ट में जो DPSP थे इसको किस नाम से जाना जाता था, तो ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि जो DPSP हैं दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके के राइट्स मेंशन किए गए हैं। एक है जस्टिसेबल जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिसे मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो उसे। दूसरा था नॉन जस्टिसेबल राइट्स जिसे हम DPSP कहते हैं। अब ये डिवीज़न क्यों किया गया था? क्योंकि इंडिया में जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में आप देखोगे कि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने किस कंडीशन में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी ना, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, जो एग्रीकल्चर था वो डैमेज था, राइट, एक्सप्लॉइटेड था, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटेशन किया गया था। तो रिसोर्सेज की कमी होने के कारण हम सारे राइट्स को फंडामेंटल राइट्स नहीं बना सकते थे, राइट, जस्टिसेबल नहीं बना सकते थे, क्योंकि फिर इंडिविजुअल क्या करेगा, अगर उन राइट्स का वायलेशन होगा तो वो जुडिशरी को अप्रोच करेगा, फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, रिसोर्सेज भी नहीं है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन एंड डिबेट चल रहा था तो ये तय किया गया कि इसको दो कैटेगरी रखते हैं, एक जस्टिसेबल, एक नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल को फंडामेंटल राइट्स कहा गया, नॉन जस्टिसेबल को DPSP कहा गया। अब जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनका ये कहना था कि जो ये नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं जिसे DPSP कहते हैं हम, तो इन्हें टाइम टू टाइम जैसे जैसे रिसोर्सेज आते जाएंगे, GDP बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, हम इन्हें धीरे धीरे वेरियस एक्ट के थ्रू लीगल बनाते जाएंगे। और अभी हम आगे चलकर देखेंगे कि बहुत सारे एक्ट लाए गए हैं जिसके थ्रू इन पर लीगल सैंक्शन किया गया है। ओके सो दिस वाज द बेसिक डिबेट बिहाइंड दी जो नॉन जस्टिसेबल नेचर बनाया गया DPSP का। ओके अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं हमारे DPSP को लेकर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में जो मेन आता है वो आपका पार्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में DPSP है। तो पार्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जब आप सॉल्व करोगे इससे रिलेटेड MCQ। ओके फिर आर्टिकल भी पूछा जाता है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक DPSP मेंशन है, राइट, तो 36 to 51 ये भी पूछा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दोनों से MCQ बनते हैं। ओके तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हो गया। सो आर्टिकल 37 अब हम समझ लेते हैं कि ये DPSP है क्या। हमने बैकग्राउंड देख लिया, तो DPSP एक्चुअली में है क्या। ओके तो आर्टिकल 37 है जो DPSP का, वो क्लियर करता है कि जो ये DPSP के जो वेरियस प्रोविजंस हैं ना, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जितने भी प्रोविजंस हैं ये क्या हैं, ये हैं फंडामेंटल in the governance of our country in India, right? So fundamentals of the governance है।
राइट। जैसे आप स्टडी करते हो, पढ़ाई कर रहे हो किसी भी चीज़ की, जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहे हो और जीएस को प्रिपेयर करने के लिए आप मेरे इस वीडियो पर आए हो देखने के लिए। तो जब आप जीएस को प्रिपेयर कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहे हो, तो कुछ फंडामेंटल्स होते हैं ना प्रिपरेशन के, फंडामेंटल्स जैसे कि आपको सिलेबस को देखोगे आप पहले जाकर। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल तो ये हो गया तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का, कि आप सिलेबस को चेक करोगे। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर चेक करोगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई इस तरीके के एग्ज़ाम में। जीएस से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जाकर चेक करोगे। तो दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ये हो गया। इसके बाद से हो सकता है कि आप जाकर कुछ स्टैंडर्ड बुक को डिस्कवर करो, जैसे लक्ष्मीकांत या कोई और बुक जो आपको अच्छी लगे, लूसेंट, बहुत सारी बुक्स हैं, तो उनको जाकर आप डिस्कवर करोगे कि अच्छा यहाँ से अब मैं पढ़ लेता हूँ। फिर कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो ये फंडामेंटल्स हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के। इसी तरीके से जब गवर्नेंस की बात आती है तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो अडॉप्ट किए जाने चाहिए, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस, फेयरनेस, ऐसा ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 37 कहता है कि जो डीपीएसपी हैं ये गवर्नेंस के क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, और ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि इन सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करे, फॉलो करे जब भी लॉज बनाए या कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करे, राइट। तो इस तरीके के ये है आपका डेफिनेशन ऑफ द डीपीएसपीज। तो अगर हम शॉर्ट में नेचर की बात करें कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस डीपीएसपीज, तो ये बात करते हैं आपका वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को इस्टेब्लिश करते हैं, देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करता है, ओके। देन जो आइडियल्स मेंशन है, जो ऑब्जेक्टिव मेंशन है हमारे डीपीएसपी में, ये क्या है, जब जो स्टेट है जब ये लॉ बनाएगा तो अपने माइंड में रखना होगा या इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि नहीं, इन सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस को अपनी पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करना है, ओके। दूसरा, अफर्मेटिव एक्शंस, ये पॉजिटिव एक्शंस है जो गवर्नमेंट लेती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तभी हम इसे कहते हैं नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। तो इसमें से क्वेश्चन कैसा बनता है, अब ये मैं बता दूँ। एक ये बनता है कि वेलफेयर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा पार्ट या कौन सा प्रोविज़न वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करते हैं, तो ऑप्शन में देगा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या कुछ भी, तो उसमें क्या रहेगा, डीपीएसपी आपका आंसर। देन दूसरी बात ये पूछता है कि जो डीपीएसपी है वो किस तरीके की डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक सोशल डेमोक्रेसी, मोरल डेमोक्रेसी, इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन इस्टेब्लिश करता है, फंडामेंटल राइट्स, ओके। देन नेक्स्ट पूछा जाता है कि जो हमारे डीपीएसपी है ये इसका नेचर कैसा है, जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है, इस तरीके का। तो दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दीज आर नॉन जस्टिसेबल। मतलब जो ये आइडियल्स अगर स्टेट अपने पॉलिसीज़ में नहीं इनकॉर्पोरेट करती है, नहीं लाती है ना, तो हम ऐसा नहीं है कि जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुँच जाएँ कि भाई गवर्नमेंट ने ये डीपीएसपी का ये पॉलिसी नहीं लाया या ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, तो ये लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, ओके। तो ये बेसिक नेचर बैकग्राउंड अगर समझ में आ गया हो तो फर्दर चलें। अब देखते हैं कि क्या क्या डीपीएसपी हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हैं इन आर्टिकल्स में। तो एक और इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस डिवीज़न से भी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो फिलॉसफी है, जो कंटेंट है, राइट, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसके आधार पे इनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है, ओके। इट कैन बी क्लासीफाइड। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाई करता है डीपीएसपी को इन दीज 3 कैटेगरीज में, तो वो स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाई नहीं करता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इनके कंटेंट एंड फिलॉसफी के आधार पर इनको 3 कैटेगरी में किया जा सकता है।
कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी उस क्वेश्चन में। तो मैं इसलिए इस जो ये डिफरेंस है मैं इसे हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप भी इसके लिए प्रिपेयर रहें। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। जैसा कि आपको पता है कि जो हम सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वीडियो हमने पढ़ी है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट पे पढ़ी होगी, आप देख सकते हो, मैं ऊपर आई बटन पर लिंक भी दे दूँगी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं हमने मल्टीपल कंट्रीज़ से बोरो किया है, एडॉप्ट किया है। तो इस आधार पर कुछ प्रिंसिपल्स को हमने सोशलिस्ट कैटेगरी में बांटा, कुछ को गांधीयन में बांट सकते हैं, कुछ को लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। अब ये क्या चीज़ें हैं देखते हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में कौन कौन से टीपीएसपी आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना है। ओके, सो आर्टिकल 38 बात करता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल को अगर सिक्योर करना है और हमें सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा, इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम को मिनिमाइज़ करना होगा, जो स्टेटस है उसकी जो इनइक्वालिटी है उसे रिड्यूस करना होगा, मिनिमाइज़ करना होगा। ओके, और जो फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे बढ़ाना होगा। तो इस तरीके की चीज़ें आर्टिकल 38 में बात करता है। बहुत ही नॉर्मल है, पूछा नहीं जाता। जो आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं, बट मैं स्टिल आपको रिकमेंड करूँगी कि सारे आर्टिकल्स आपको याद करके जाने हैं। बट मेजर जो पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, मैं उसको आपको हाईलाइट कर दूँगी। सो आर्टिकल 39, सो आर्टिकल 39 बात करता है किस चीज़ की, कि जो पीपल्स हैं उनको जो लाइवलीहुड है उसके राइट्स या जो मीन्स हैं वो एडुकेट रूप में प्रोवाइड कराया जाए। मतलब हमारे जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है ना, जो हमारी अर्निंग्स होती है उसको करने के लिए ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट का मतलब है कंट्री, यहाँ पे स्टेट कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब है कंट्री, नेशन। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एडिक्वेट जो मीन्स ऑफ अर्निंग है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करे। आप देखते हो ना कि जैसे अभी बहुत ही पॉपुलर है ये चीज़, बेरोज़गारी, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो फिर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना रही है जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है वो बढ़े। तो हम गवर्नमेंट को इसी आधार पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट हाँ, अगर गवर्नमेंट रोज़गार नहीं कर रही है तो क्या हम कोर्ट में चले जाएंगे? नहीं जा सकते, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द नॉन जस्टिसेबल नेचर ऑफ द डीपीएसपी। ओके, देन आर्टिकल 39 बात करता है कि जो रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास, जो नेशन के पास, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और इन रिसोर्सेज का यूज़ होना चाहिए कॉमन गुड के लिए, ओवरऑल कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। ओके, अब ये जब आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज को इंश्योर करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो कुछ हाथों पे ना कॉन्सेंट्रेट करे, कुछ लोगों के पास ही केवल वेल्थ रहकर ना रह जाए ना। तो इस चीज़ को भी इंश्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मोरल जिम्मेदारी है ये। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वोमेन, ये इंश्योर करना, ये बहुत पूछा जाता है ये वाला। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वोमेन किस आर्टिकल में बात की जाती है? तो दैट इज़ आर्टिकल 39। देन नेक्स्ट है कि जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को करना, राइट, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें बात की जाती हैं। मेन इसमें से पॉइंट्स ये वाला है, पे वाला, इक्वल पे वाला, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है आर्टिकल 39। देन आर्टिकल 39A पूछा जाता है किस रेफरेंस में, कि कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है प्रोविज़न फॉर द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो फ्री लीगल एड टू द पुअर किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 39A में। आर्टिकल 41 बात करता है आपका राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, इस तरीके की। तो राइट टू वर्क इसमें पूछा जाता है, राइट टू वर्क। तो राइट टू वर्क किस आर्टिकल में बात की जाती है? आर्टिकल 41 में। देन 42 पूछा जाता है। 42 में पूछा जाता है क्या, कि ये जो ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क या मैटरनिटी रिलीफ की जो बात करते हैं ना, ये किस उसमें बात की गई है? तो जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो वर्किंग कंडीशंस हैं ना, उसे
अच्छा बनाया जाए। ऐसा जैसे कि इस तरीके, जैसे पहले क्या होता था कि फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं लोग, वहाँ पे बेसिक हाइजीन की प्रॉब्लम है, राइट, हीट बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ऐसी कंडीशन में जो ह्यूमन बीइंग हैं, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको काम करना पड़ता है। तो आर्टिकल 42 बात करता है कि जो कंडीशन ऑफ वर्क हो ना, जो वर्किंग इन्वायरमेंट हो, वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ओके, देन मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। देन आर्टिकल 43 बात करता है आपका लिविंग वेजेस या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर की बात करता है। कुल मिलाकर जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस के बारे में, जो वर्कर्स हैं उनको सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराए जाएँ। नेक्स्ट 43 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आर्टिकल 43, और आर्टिकल 43A बात करता है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो पूछा जाता है कि दोनों तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, या तो ये पूछा जाएगा कि पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ किस आर्टिकल में बात की गई है। इसके बाद से आर्टिकल 47 जो बात करता है जो न्यूट्रिशन लेवल है, राइट, जैसे कुपोषण आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इस चीज़ कई सारी पॉलिसीज़ जैसे रिसेंट में अभी गवर्नमेंट ने लेकर आई है कि कैसे माल न्यूट्रिशन को टैकल किया जाए और कैसे न्यूट्रिशन लेवल है अमंग द चाइल्ड, अमंग द वुमेन, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये किसमें इसके प्रोविज़न्स कहाँ से मिलते हैं आपको, आर्टिकल 47। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। देन अब आते हैं, ये तो सोशल जो सोशल फ़िलासफ़ी पर बेस्ड थे। अब गांधीयन फ़िलासफ़ी पे बेस्ड कुछ जैसे जो आर्टिकल्स हैं DPSP के, उसे डिस्कस करते हैं। बहुत बार पूछा गया है ये कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के जो प्रोविज़न्स हैं वो किस आर्टिकल में मिलते हैं। सो ये आर्टिकल 40 में मिलते हैं। देन कॉटेज इंडस्ट्रीज़, आर्टिकल 43 बात करता है टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को। आर्टिकल 43 बात करता है 43B है, वो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो अभी आप कंफ्यूज हों शायद यहाँ पर कुछ, तो मैं एक बार और हाईलाइट कर दूँ कि जो 43A है ये बात कर रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। 43B बात कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मैनेजमेंट। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं। देन इसके बाद से आर्टिकल 46 किस बारे में बात करता है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ हैं। तो सोशल इनजस्टिस को रिमूव किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन को रिमूव किया जा सके, इसके बारे में बात करता है आपका 46। तो कई बार पूछा जाता है कि जो SC ST हैं या वीकर सेक्शंस हैं इनके वेलफेयर की बात कौन करता है, तो वो 46 हो गया। देन 47 आर्टिकल 47 बात करता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जो इंजीरियस होती हैं हेल्थ के लिए। 48 बात करता है ये जो स्लॉटर ऑफ काउज़ के बारे में, को प्रोटेक्ट करने में, को रोकने में, राइट। इसके बाद से नेक्स्ट जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं उसमें से आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो वो आर्टिकल 44 है। देन आर्टिकल 45 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बात की गई है आपके अर्ली चाइल्डहुड केयर की। अब इसका कन्फ्यूज़न, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो पहले इसमें बात की जाती थी एजुकेशन में, अर्ली चाइल्डहुड केयर ऐड नहीं था इसमें। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2002 में, और इस एक्ट के थ्रू आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया, अभी इसमें ला दिया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। इसके पहले इसमें क्या था, जो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी, फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो ये जो पहले वाला सब्जेक्ट मैटर था ना एलिमेंट्री एजुकेशन के, इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से DPSP से हटाकर फंडामेंटल राइट्स में कर दिया गया।
अब वही बात आ गई ना कि देखो जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते गए, हमने जो ये नॉन जस्टिसिएबल राइट्स को धीरे धीरे फंडामेंटल राइट्स पे इनकारपोरेट किया। बेस्ट एग्जांपल है आर्टिकल 21A। अब गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉट हायर एजुकेशन, ओके, एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन को अब फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A, और ये काम कब किया गया था? 2002 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसकी जगह अब क्या कर दिया गया? अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 ईयर्स। ध्यान रखना, DPSP में बात किया जाता है उन चिल्ड्रंस की एजुकेशन एंड केयर की जो अप टू 6 ईयर, जबकि आर्टिकल 21A में एलिमेंट्री एजुकेशन को बात किया जाता है। तो होप सो 45 में कंफ्यूज नहीं करना। देन आर्टिकल 48, इसमें बात की गई है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को, कि कैसे मॉडर्नाइज करना है, साइंटिफिक तरीके से करना है एग्रीकल्चर को। तो ये भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये। देन आर्टिकल 49 बात करता है कि जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, राइट, जो आर्टिस्टिक थिंग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, तो ये इनकी बात की जाती है। आर्टिकल 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एंड आर्टिकल 51 दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 50 बात करता है कि जो हमारी जुडिशरी है उसको सेपरेट किया जाए एग्जीक्यूटिव से, ओके। सो ये सेपरेशन ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट है। देन आर्टिकल 51 बात करता है आपका कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, और जो दूसरे नेशन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो हमारे रिलेशन है उसको रिस्पेक्टफुल एंड ऑनरेबल बनाना है, ये बात की जाती है। तो आर्टिकल 51 बहुत तरीके से पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल हमारा इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की बात करता है, या फॉरेन पॉलिसी। देखो कहीं पर भी वर्ड यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी नहीं मेंशन है, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे पूछा भी गया है कि कौन सा आर्टिकल है हमारे DPSP का या कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने को गाइड करता है। तो फॉरेन, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी, ये सब फॉरेन पॉलिसी का ही तो पार्ट है ना। तो ये सब कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल 51, ओके। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद करके जाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हमारे DPSP के, जिन्हें मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है और आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कुछ रिसेंट में इनमें चेंजेस हुए हैं। चेंजेस दो तरीके से हुए हैं, कुछ एक्ट लाए गए हैं और कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। अमेंडमेंट्स के थ्रू हमने कुछ नए प्रोविज़न्स लाए गए हैं हमारे DPSP में, या तो हमने सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया है अमेंडमेंट्स के थ्रू, तो वो देखते हैं अभी। और दूसरा है कि कुछ एक्ट लाए गए हैं और उन एक्ट के थ्रू जो DPSP के प्रोविज़न्स हैं उनको लीगल बनाया गया है। जैसे कि पता है आपको कि DPSP क्या है? फंडामेंटल्स हैं गवर्नेंस के, और ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। DPSP को इन्फोर्स तभी किया जा सकता है जब कोई इसके लिए लॉ बनाया जाए अलग से। तो ऐसे कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं अभी तक, वो भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये भी पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसकी 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। आर्टिकल 39A किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, या फ्री लीगल एड टू द पुअर का जो प्रोविज़न है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रोवाइड किया गया? तो ये 42nd है, ध्यान रखना है। देन 43 जो था ना, 43 का A, जिसमें हमने पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री की बात की थी, ये भी 42nd अमेंडमेंट से आया। देन आर्टिकल 48A जो बात करता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, इम्प्रूव करने की, वो भी किस से आया था? 1976 में 42nd अमेंडमेंट से आया। तो ये तीनों पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना। तीनों को या तो अमेंडमेंट से रिलेट करके पूछेगा या सेपरेट सिर्फ आर्टिकल पूछ लेगा कि ये वाला सब्जेक्ट मैटर किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुआ। इस एक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि इसमें बात की गई थी आर्टिकल 38 में, जिसमें ये प्रोविजंस लाया गया कि मिनिमाइज़ करना है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को, बेसिकली पॉवर्टी रिड्यूस करना है, इनइक्वालिटी रिड्यूस करना है, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना था।
नेक्स्ट है 86, ये बहुत पूछा जाता है, मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि इसमें से जो आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था। तो 86 जो अमेंडमेंट 2002 में लाया गया, इसमें से एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया फंडामेंटल राइट्स के तहत, आर्टिकल 21A को इनकॉर्पोरेट किया गया। और जो हमारा DPSP है आर्टिकल 45, इसका सब्जेक्ट मैटर अब क्या कर दिया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर, जिसमें अप टू 6 इयर्स के चाइल्ड्स की बात की गई। देन 97th अमेंडमेंट जो 2011 में लाया गया, जिसके थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई हमारे DPSP में, और यहाँ पे एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था। कौन था आपका वो, 43B। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इतने इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो DPSP से रिलेटेड है और फ्रिक्वेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन में दूसरा आता है एसोसिएटेड एक्ट्स। ऐसे कौन से एक्ट लाए गए हैं जिसके थ्रू इन्फोर्स किया गया है DPSPs को। तो कुछ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। अब लैंड रिफॉर्म से जैसे कि जो हमारे जमींदारी सिस्टम था, जागीरदारी सिस्टम था, इसे ख़त्म किया गया, अबॉलिश किया गया। कोई बहुत सारे एक्ट लाए गए, और इनको हटाकर ही, अबॉलिश करके ही तो हम इक्वालिटी इस्टाब्लिश कर सकते हैं। ओके, देन जो टेनेंसी रिफॉर्म्स किए जाते हैं, राइट, लैंड होल्डिंग्स के जो लॉ थे वो हो गया। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस, जो लैंड थी उसको, वो ये सब कोऑपरेटिव फार्मिंग से ये सारे लाए गए। देन लेबर रिफॉर्म्स जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कोड ऑन वेजेस 2020 जो लाए गए हैं आपके, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट, बहुत सारी चीज़ें लाए गए ना आपके। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का, देन इक्वल रेमोनरेशन एक्ट 1976। तो ये सब लेबर रिफॉर्म्स में लाए गए। हो सकता है ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रही हूँ आपके एग्ज़ाम्स में। अगर ये न्यूज़ में रहेंगे तो ये करंट अफेयर में से लिंक करके पूछे जा सकते हैं, तभी ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, देन पंचायती राज सिस्टम, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, आर्टिकल 40 बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, और 73rd से हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बना दिया, ये 1992 में एक्ट लाकर। देन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आर्टिकल 43, एजुकेशन 45। तो इन सब के बारे में भी आप देखोगे कि जैसे कॉटेज इंडस्ट्री जो आर्टिकल 43 बात करता है, तो बहुत सारे कमीशन, जो खादी कमीशन हमने बनाया, बहुत सारे कॉफ़ी बोर्ड हो गया, चाय बोर्ड हो गया, तो ये सब हमने बनाए। देन एजुकेशन को लेकर बहुत सारे, जैसे अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी, राइट, उसको तो ये और भी बहुत सारे हमने पॉलिसीज़ बनाई है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। देन रूरल एरिया डेवलपमेंट जो आर्टिकल 47 लिविंग स्टैंडर्ड की बात करता है, तो बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई थी, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, महात्मा गांधी, इवन जो मनरेगा है हमारा ना, ये भी कहीं ना कहीं DPSP के जो गवर्नेंस प्रिंसिपल्स हैं वहाँ से इंस्पायर है। देन हेल्थ को भी टैकल किया गया है, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, राइट, बहुत सारे स्कीम्स। फिर हेरिटेज प्रिजर्वेशन से रिलेटेड जो एक्ट गवर्नमेंट लेकर आई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक्ट अगर न्यूज़ में रहते हैं करंट अफेयर में तो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आपको बस अवेयर होना चाहिए कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। देन अगर हम, एक और डिबेट आती है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP की डिबेट, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, एक दूसरे से अलग कैसे हैं। बहुत सारे केस हुए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रहे हैं फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP को लेकर, तो उसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP के जो केस हैं यहाँ पर, मेन इसमें क्या है कि क्या DPSP सबऑर्डिनेट है फंडामेंटल राइट्स का। क्यों अब ये डिबेट क्यों आती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं, मतलब जुडिशरी को हम अप्रोच कर सकते हैं। DPSP नॉन जस्टिसिएबल है, इनको इन्फोर्स तभी किया जा सकता है जब कोई लॉ बनाया जाए, और हम जुडिशरी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो इसमें डिबेट आती है, तो फंडामेंटल राइट्स तो इस तरीके से सुपीरियर हो गए, और DPSP में जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं ये सबऑर्डिनेट हो गए फंडामेंटल राइट्स के, राइट। तो बहुत सारे जुडिशरी के जब केसेस पढ़ोगे तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये है कि जो DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स क्या है, दे गो हैंड इन हैंड, ये साइमल्टेनियसली चलते हैं, ऐसा नहीं कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है।
कोई किसी से कम नहीं है। डीपीएसपी की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, ये ध्यान रखना है। ये प्रेजेंट सिनारियो है, करंट स्टेटस है। तो कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो केस है दुराई राजन केस का, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को लेकर, तो इसमें क्या बात की गई थी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको बेसिकली ये केस अमेंडमेंट को लेकर था कि अगर हमें डीपीएसपी के प्रोविजंस को ऑपरेट करना है या फंक्शनल बनाना है या लागू इन्फोर्स करना है, तो क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। तो दुराई राजन केस में जो ओवरऑल जजमेंट निकल कर आया था वो ये था कि जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हैं, ये क्या है, ये दे आर सब्सिडियरी इन नेचर। और किसका सब्सिडियरी है, फंडामेंटल राइट्स का। ओके, तो इस तरीके की कुछ बात आई थी। फिर गोलकनाथ केस हुआ था, इसमें जो हमारी जुडिशरी है उसका जो जजमेंट आया था उसमें ये बात की गई कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, तो ये भी चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें आपको प्रेजेंट स्टेटस पता होना चाहिए कि क्या है। दो कि बस आपके थोड़ा नॉलेज के लिए मैं ये डिस्क्राइब कर रही हूँ यहाँ पर। तो केशवानंद भारती केस में नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट थी अपने अभी तक के जजमेंट को पलटती है और फिर बोलती है कि क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, राइट। अगर हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स करना है तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, बट टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी थी, बेसिक स्ट्रक्चर की। आपको पता है कि केशवानंद भारती केस से ही बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आई, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के किस केस में हमें बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी मिलती है, तो वो केशवानंद भारती केस है, ये ध्यान रखना है। देन मिनर्वा मिल केस जो आया, तो इसमें जो हमारी जुडिशरी है उसने फर्दर क्लैरिफाई कर दिया कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेड रॉक है, जो मेन फिलॉसफी है, वो बैलेंस इस्टेब्लिश करती है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में, राइट। तो कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, और डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स गो हैंड इन हैंड। दिस इज़ द करंट स्टेटस। ओके, तो होप्स एक बेसिक नॉलेज के लिए था। तो अब इतना हमने डिस्कस किया है तो थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया, डीपीएसपी आपका आयरलैंड से, बेसिक सा। देन आर्टिकल्स, तो ये फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, डीपीएसपी पार्ट 4। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 to 35, देन डीपीएसपी के आर्टिकल 36 to 51। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, जबकि डीपीएसपी आर द नॉन जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट्स आर द निगेटिव कॉनोटेशन, और जबकि हमारे डीपीएसपी के हैं पॉजिटिव कॉनोटेशन है। मतलब ये कुछ गवर्नेंस प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है जो गवर्नमेंट करेगी, जबकि निगेटिव कॉनोटेशन फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्टेट को कहता है कि नहीं करेगा, प्रोहिबिट करता है स्टेट को टू डू सर्टेन थिंग्स, जैसे कि लोगों की जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट्स है गवर्नमेंट उसे इंक्रोच नहीं करेगी, राइट, इस तरीके का। फॉर एग्जांपल, देन फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करता है, जबकि डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरली इसमें कन्फ्यूज़न होती है, तो इसको प्लीज़ इसको क्लियर कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। देन जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो जस्टिसेबल हैं तो लीगल सैंक्शन होता है, जबकि जो डीपीएसपी है नॉन जस्टिसेबल है तो यहाँ पर मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन होता है। मतलब लीगल सैंक्शन नहीं है कि कोर्ट में जाकर आपने लीगली सैंक्शन करवा लिया, नहीं, मतलब ये गवर्नमेंट की डिपेंड करता है कि कितना मोरल वैल्यूज़ हैं, कितनी मोरालिटी है, कितना राइट, जो सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनका कितना प्रेशर है, तो इन सब चीज़ों से इसे अप्लीकेबल बनाया जाता है। देन फंडामेंटल राइट्स वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, जो पर्सनल वेलफेयर मतलब ज़्यादा फोकस्ड है, इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर है, जबकि डीपीएसपी ज़्यादातर कॉमन गुड कम्युनिटी के वेलफेयर पे फोकस्ड है। देन ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए और इन्फोर्स्ड हो गए, जबकि डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए क्या है, लॉ बनाना पड़ता है। जैसे मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना है तो आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा उसके लिए, राइट। तो
वेरियस एक्ट जो हमने डिस्कस किए हैं उसके थ्रू फंड जो डीपीएसपी है इसे इन्फोर्स कराया गया। तो ये बेसिक डिफरेंस था। अब बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं डीपीएसपी को। एक तो फर्स्ट रीज़न कि कोई लीगल फोर्स नहीं दिया गया, तो गवर्नमेंट के हाथ पे है, उसका मन मर्जी चलेगा, मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। और आपको पता है कि इंडिया में ये मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन कितना इफ़ेक्टिव होता है, वी ऑल नो दैट ना, कि इसका जो इफ़ेक्टिवनेस का लेवल क्या है। तो लोग कहते हैं कि लीगल फोर्स ना होने की वजह से जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है ये इफ़ेक्टिव नहीं रह जाते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, जो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। फिर से अब फिर मतलब अरेंजमेंट की जो बात है वो भी इलॉजिकल है, प्रॉपर नहीं है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, राइट। ऐसे जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और भी बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं, राइट। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट प्रोवाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये सब क्रिटिसिज्म है, बट ओवरऑल क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं गवर्नेंस की। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो हमने अभी देखा। तो व्हाट आर द आइडियाज़ दैट अ स्टेट मस्ट कीप इन माइंड वाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज़। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब स्टेट अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं तो किस तरीके के आइडियल्स को अपने दिमाग में रखें, ध्यान में रखें। तो ये चीज़ हमने कहाँ पे देखी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो क्या पूछा है, ट्रू। तो आप पहले ट्रू को सर्कल कर लो। पहला है कि कॉन्सेप्ट वॉज मैंशनड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, ये मेंशन था, बट नाम क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसका नाम था। देन डीपीएसपी और नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, राइट, नहीं है, हमने देखा इस चीज़ को। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। तो ये हमने देखा था आर्टिकल 39 में। देन बात कर रहा है कि आर्टिकल 43 है जो डीपीएसपी का, इसके प्रोविज़न्स के बारे में। तो मेक प्रोविज़न फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मैटर्निटी रिलीफ। तो ये मैटर्निटी रिलीफ का तो हमने 42 में पढ़ा था ना, आपको अगर याद हो तो, ये हमने 42 में देखा था। देन सिक्योरिंग लिविंग, तो ये पहला तो गलत हो गया ना भाई। तो पहला जहाँ जहाँ पर है उसे कट कर दो आप। पहला इसे कट कर दें, ये कट हो गया, ये कट हो गया, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा बी। आप इसे सही कर दें ऐसे। तो आप एक बार पढ़ भी लेना, ऐसा भी नहीं है कि आप आंसर पा गए और आगे मूव कर गए। ओके, तो लिविंग वेजेस की बात की गई है। आप देखोगे ना कि इसमें वर्कर्स की बात की गई थी, उनके वेजेस का, उनके सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने का, लिविंग स्टैंडर्ड को देने का। देन नेक्स्ट है विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। तो हमने ये देखा था, ये इसमें बात की सॉरी बात की जा रही थी आर्टिकल 44 में, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। तो ये आपका आर्टिकल 44, दिस वन। ओके, सो विच अमेंडमेंट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अ फंडामेंटल राइट। जब आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था, मैंने इसे काफ़ी डिटेल में आपको डिस्कस किया है वीडियो में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 86th अमेंडमेंट। और देखो, हाँ, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको सही करने का तरीका बताऊंगी। आंसर ये हो गया 86, राइट। अब देखो, इसमें दो जगह 86th अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था ना, तो ये मेंशन है। तो आप पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ोगे ध्यान से, और पहले यहीं पे सेकंड ऑप्शन आपको 86 मिल गया, टिक। आप देखोगे नहीं कि आर्टिकल इसमें 21 मेंशन है, जबकि एलिमेंट्री एजुकेशन आपका 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A से रिलेटेड था। तो जनरली इसे हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं। हमें आंसर पता था, कॉन्सेप्ट भी पता था, फैक्ट भी याद था, बट स्टिल हमने इसे गलत किया। क्यों? क्योंकि हमने इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं, प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया। होते हैं ना, एग्ज़ाम में थोड़ी सी हड़बड़ी होती है और हम जल्दी में होते हैं और हम फटाफट मार्क करते हैं ना। तो यही, जब आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी ये जो सिली मिस्टेक्स हैं वो रिड्यूस होंगे, मिनिमाइज़ होंगी, राइट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा।
सो फ्रॉम हिच कंट्री हैज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो DPSP, तो आयरलैंड हो गया ये। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, बाकी आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो इनके। और आई होप कि आपको पसंद आया हो और DPSP के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए हों। लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।